तो आज की हमारी क्लास जो है वो कंप्यूटर सिस्टम्स के ऊपर है। और तो आजकल हम देखते हैं हमने चारों तरफ को कि हर जगह कोई भी बात होती है या फिर जैसे हमने कुछ डाटा निकालना है, हमें हमारी जो मतलब डेली यूज़ की चीज़ें हैं, जैसे राशन कार्ड, पहचान पत्र, कोई जैसे हमें आधार कार्ड डाउनलोड करना है या फिर कोई डाटा फीड कराना है। डाटा फीड में मतलब जैसे आजकल लाइसेंस बनते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन बनते हैं, तो हर चीज़ में कंप्यूटर का यूज़ है। जैसा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो इस टाइम पे जो क्लासेस लगती हैं, ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, वो भी कंप्यूटर के यूज़ से ही संभव हो रही हैं। हमारे पास जो मोबाइल है वो भी एक छोटा कंप्यूटर ही है, कंप्यूटर डिवाइस ही है। तो जैसा कि ये बेसिक कोर्स है, मतलब बेसिक कंप्यूटर की वीडियो है, और इसमें अगर आप कवर करें तो आपका जो क्लास 11th का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर सिस्टम्स, वो भी कवर होता है। तो आज हम जानेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट इज़ कंप्यूटर सिस्टम, मतलब ये क्या है। पहले तो कंप्यूटर क्या है, तो ये एक कंप्यूटर जो आप ये समझ सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। डिवाइस कुछ भी हो सकता है, जैसे छोटी सी कोई चीज़ मान लो आप, कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम एक तरफ से डाटा डालते हैं और दूसरी तरफ से उसका आउटपुट आता है। एक तरह से जैसे हम कहीं मोबाइल से फ़ोन करते हैं तो हम एक तो नंबर डालते हैं, नंबर डायल करते हैं, नंबर डायल करने के बाद आउटपुट आता है। आउटपुट ये होता है कि कॉल मिल जाती है और हम बात कर लेते हैं। ऐसे ही अगर हम लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो हमारे सामने कीबोर्ड है, माउस है। एक ऐसा आदमी जिसको कंप्यूटर के बारे में नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, वो भी अगर कोई बच्चा भी है, वो भी जाकर उसमें कुछ लिखता है या फिर कुछ भी टाइप करता है या फिर कुछ भी करता है, कीबोर्ड बटन भी दबाता है, और अगर वो एक इंस्ट्रक्शन, आगे मैं बताऊंगा इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जो कि कंप्यूटर सिस्टम को मिलते हैं, तो अगर वो गलत भी होता है तो, और वो साउंड करता है एक तरह से बीप टाइप में, जैसे कि जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया है वो गलत है। अगर वो सही होता है तो वो खुल जाता है। कोई भी है माउस से किसी आइकन पर क्लिक करता है तो वो खुलता है। तो जब हम आइकन पे क्लिक करते हैं, वो तो हमने इनपुट दिया, लेकिन जब वो ओपन हो जाता है और हमें उसका जो भी उसके अंदर डाटा होता है वो हमें दिखता है, तो उसे कहते हैं हम कंप्यूटर का आउटपुट। बेसिकली कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि वो कोई भी डेटा एक्सेप्ट करता है। देखिए, हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन डालते हैं, हर चीज़ एक डेटा होती है, डेटा होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे वो कुछ भी है, एक फोटो है, एक वीडियो है, एक फाइल है, एक वर्ड की फाइल, एक्सेल की फाइल। वो तो खैर वर्ड एक्सेल आगे चल गया, आपको चलेगा पता वर्ड एक्सेल क्या होता है, लेकिन कुछ भी है वो, उसे हम डेटा ही कहते हैं। और कंप्यूटर जो होता है, तो बेसिकली अगर आप इसकी डेफिनेशन कहते हैं तो डेफिनेशन में ये होता है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा एज ए इनपुट एंड प्रोसेस इट एंड जनरेट ए रिजल्ट एज ए आउटपुट। जो बात हो रही है अब बीच में इनपुट आउटपुट, मैंने बताया आपको कि आप क्लिक करते हैं और आइकन खुलता है। आइकन खुलने के बाद उसके अंदर जो डेटा होता है वो आपके सामने आता है, जो कि आउटपुट है। लेकिन जब वो आइकन जो खुलता है, और उसको क्या इंस्ट्रक्शन मिली, जो हमने हमने तो सिर्फ एक माउस से क्लिक किया, आइकन खुला, लेकिन उसी भी जो प्रोसेसिंग हुई आइकन को खुलने की, उसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग। मतलब इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, एक 3 स्टेप जो सिस्टम है वो कंप्यूटर को डिफाइन करता है। अच्छा, कंप्यूटर जो होता है ये तो है नहीं कि आप कह देंगे भाई ये आपके पास एक कंप्यूटर रखा, वही से कंप्यूटर है, अगर उसकी सारी जो भी इनपुट और आउटपुट की जो डिवाइसेस हैं उससे कनेक्ट नहीं होगी तो वो पूरा एक कंप्यूटर से नहीं बनता। और एक कंप्यूटर क्या है, बेसिक डिटेल में जो, ये तो सिर्फ बेसिक है कि एक कंप्यूटर ये चीज़ है कि हमने इनपुट डाला, प्रोसेस हुआ और आउटपुट मिला। हम सिर्फ कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, उसको प्रोग्राम नहीं करते हैं कि वो क्या इंस्ट्रक्शन होगा। वो तो पहले से प्री डिफाइन है, आप किसी भी आइकन को खोलेंगे तो वो ऐसे ही खुलेगा, ये वो डिफाइन है। ऐसा नहीं कि कोई आपने खोला आइकन और उसकी वजह बन गई वीडियो, ऐसा नहीं है। वीडियो भी डिफाइन है कि ये वीडियो, तभी वो वीडियो चल रही है। खैर ये डीपली नॉलेज है, ये आपको आगे चलेगी पता। तो फिलहाल हम एक कंप्यूटर, जैसा कि 11th क्लास का पहला चैप्टर है कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। अब आ जाते हैं हम क्लास 11 के पहले चैप्टर पे, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के। तो डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा इनपुट
as input, process it and generate result as output. A computer, along with additional hardware and software, together is called a computer system. समझे? मतलब जब एक पूरा सिस्टम तैयार हो जाता है जिसमें कि हम हमारे और भी हार्डवेयर होते हैं, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, हमने एक लाइट फैन कनेक्ट किया, हमने उसके अंदर एक हेडफोन कनेक्ट किया, हमने प्रिंटर कनेक्ट किया, जो कि एडिशनल हार्डवेयर हैं। सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होते हैं। मतलब मेन काम जो होता है सॉफ्टवेयर का भी होता है, अकेला हार्डवेयर कुछ नहीं करता। अगर आपके सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं तो हार्डवेयर बेसिक लगा रहे वो यूज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए कोई प्रोग्राम ही नहीं है, उसके लिए कोई डिफाइन ही नहीं है। ठीक है ना? तो कंप्यूटर कोई भी काम करता है वो अपने आप नहीं करता, जो उसके लिए डिफाइन होता है वही काम होता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। अब एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या होता है? एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मेनली एक सीपीयू यूनिट होती है जिसको हम सीपीयू कहते हैं। जैसे कि अगर आप कहीं जाते हैं, आप किसी कंप्यूटर लैब में बैठे हैं, या फिर बच्चों को शुरू में क्या सिखाया जाता है कि भाई ये माउस है, ये कीबोर्ड है, ये सीपीयू है, ये मॉनिटर है, ये प्रिंटर है, ये सिखाया जाता है ना। तो मेनली सीपीयू क्या है? सीपीयू वो नहीं जो आपको दिखता है ना। अगर आप उसको पूरे को एक सीपीयू मानते हैं, लेकिन सीपीयू उसके अंदर एक छोटी सी यूनिट होती है जो कि एक मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर के अंदर, एक मेमोरी लगी होती है। जैसे कि हम मोबाइल में एसडी कार्ड लगाते हैं, मेमोरी कार्ड कहते हैं उसको, ऐसे ही उसके अंदर एक हार्ड डिस्क होती है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में हमारे माउस, कीबोर्ड, आउटपुट में प्रिंटर, ये होते हैं। स्टोरेज डिवाइस में, स्टोरेज में आपकी हार्ड डिस्क आई जाती है। अच्छा, मेमोरी में भी आगे हम बताएंगे आपको कि मेमोरी जो है दो तरह की होती है, एक परमानेंट, एक टेम्परेरी। उसके लिए हम आगे बात करेंगे। तो आपके जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि एक कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का, जिसको मैंने अभी बताया आपको, इनपुट आउटपुट, बीच में सीपीयू। ओके। सीपीयू के अंदर ही हमारी मेमोरी होती है। इनपुट आउटपुट कनेक्ट डिवाइसेस कनेक्ट करने का एक आप ये माने कि पोर्ट दिया होता है, वो भी सीपीयू में ही होता है। पर मेनली सीपीयू वो नहीं है जो हम डिब्बा देखते हैं अगर रखा हुआ है हमारी डेस्क पे कि ये सीपीयू, वो सीपीयू नहीं है, वो तो एक कैबिनेट है, कैबिनेट कहते हैं उसको। ठीक है ना? अब कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम आप शुरू में जब बताऊं मैं आपको कि जब शुरुआत हुई थी कंप्यूटर की, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर रहते हैं। जैसे जैसे कि आजकल हम देखते हैं बड़े बड़े कमरे होते हैं, उतने में एक कंप्यूटर आता था। और आज हमारा स्मार्टफोन, हमारा टैबलेट, ये भी एक कंप्यूटर है जो कि हम अपनी जेब में रख के घूमते हैं। तो ये कई तरह के साइजेस हैं, जो कि आप कह सकते हो कि कंप्यूटर जो सिस्टम है वो साइज है उसका, कई तरह के फॉर्म्स में है, साइज में है। अच्छा, फॉर्म्स और साइज दो चीज़ अलग अलग हैं। फॉर्म्स, फॉर्म होती है कि भाई एक आपका मोबाइल है, टैबलेट है, कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर है, जो कि सिर्फ एक तरह 2D यूज़ के लिए होता है और हम कैलकुलेशन करते हैं। बल्कि कंप्यूटर का जो काम है शुरुआत में कंप्यूटर कैलकुलेशन के लिए ही यूज होता था, इसमें ये वीडियो और ऑडियो ये नहीं चलती थी, सिर्फ कैलकुलेशंस। ठीक है? अब जो कंप्यूटर सिस्टम की हम, ये तो वही फॉर्म कि एक लैपटॉप हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है। डेस्कटॉप में वो पीसी की बात कर रहा हूँ जो आप अपने स्कूलों में देखते हो, बड़ी सी स्क्रीन होती है टीवी जैसी, या आजकल एलसीडी चलती हैं, एलईडी आती हैं। बगल में कैबिनेट रखा है, कीबोर्ड माउस रखा है, वो एक पीसी होता है, पर्सनल कंप्यूटर। हमारे पास फ़ोन है, स्मार्टफोन है, मोबाइल, टैबलेट्स हैं, छोटे वाले लैपटॉप आते हैं, एक छोटे छोटे से पेजर टाइप, पहले पेजर चलते थे, उसके बाद कुछ ज्योमेट्री टाइप के लैपटॉप आते हैं, वो सिर्फ एक तरह से आप कह सकते हो तो नोटबुक है, वो डिजिटल नोटबुक होती है। ऐसे फिर लैपटॉप है, लैपटॉप भी कई साइज में आते हैं, बड़े छोटे। लेकिन जो एक तरह से फंक्शनैलिटी होती है वो वही होती है हर चीज़ के अंदर, उसी तरह से यूज होती है। हमारे जो हमारा मोबाइल है, एक स्मार्टफोन होता है, स्मार्टफोन पे हम देखें कि अगर आपको इनपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस उसका स्क्रीन है एंड्रॉयड वाला, जिससे हम इनपुट दे रहे हैं। आउटपुट उसकी स्क्रीन है जिससे हम देखते हैं कि ये क्या दिख रहा है हमें। वो जो प्रोसेसिंग होती है वो उसके अंदर होती है। मेमोरी हम जानते हैं, कोई कहता है 16 GB मेमोरी का है, 32 GB मेमोरी का है, 64 GB मेमोरी का है, तो उसकी मेमोरी है। उसके अंदर एक छोटी छोटी चिप लगी होती है बहुत सारी, जिनको हम सीपीयू कहते हैं, बल्कि सीपीयू के एक तरह से कंट्रोल यूनिट होती है उसकी। ठीक है ना?
जो हर काम को करने की, जैसे अगर हम मोबाइल नंबर डायल करते हैं तो वो डायल ही होगा, सेव नहीं होगा। और सेव करेंगे तो सेव होगा, पहले से डिफाइन है। तो यही होता है। अब आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें एक साइड इनपुट डिवाइस लिखा है, एक साइड आउटपुट डिवाइस है, ऊपर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो जो सीपीयू है, सीपीयू के अंदर तीन चीजें होती हैं, प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस दिख रही है वो अलग है, वो होती है हार्ड डिस्क हमारी। तो जो सीपीयू होती है, एक चिप होती है लगभग 2 बाई 2 इंच की, छोटी भी होती हैं, 1 बाई 1 की भी हो सकती हैं। मतलब कोई साइज डिफाइन नहीं होता, वो अपने मॉडल के ऊपर है कि हमारा मॉडल कौन सा है, उसके अंदर कैसी चिप लगी है। पर फंक्शनैलिटी अगर हम बात करेंगे उसकी, तो वो यही होता है, आर्किटेक्चर ऐसा ही होता है। प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अच्छा, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में क्या फर्क है? अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट ये होती है कि जैसे हमने दो नंबर्स का एडिशन करना है, तो दो नंबर्स तो हैं, वो तो कंट्रोल यूनिट काम करेगा कि नंबर देगा, लेकिन उसके अंदर जो कैलकुलेशन हो रही है, मतलब एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो भी है, वो सब करता है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। प्राइमरी मेमोरी के अंदर आउटपुट सेव होता है और इनपुट के टाइम पे इनपुट सेव होता है। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है, एएलयू के अंदर कैलकुलेशन होती है। सिंपल है, आप इसको इसी तरह से समझिए। ठीक है, एक बार रिपीट करता हूँ। प्राइमरी मेमोरी के अंदर चीज़ें जो हम इनपुट कर रहे हैं वो कुछ टाइम के लिए स्टोर होती हैं, जब तक कैलकुलेशन होकर वापस आती है प्रोसेस होके, और उसके बाद आउटपुट भी कुछ टाइम के लिए सेव होता है। कंट्रोल यूनिट उसे कंट्रोल करता है कि क्या करना है और कैसे करना है, कैलकुलेशन कैसे होगी, वो करता है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, मैंने आपको बताया, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर ये बताऊंगा, कंप्यूटर की मेमोरी, सीपीयू, डाटा ट्रांसफर कैसे होता है, डेटा की इन्फॉर्मेशन क्या होती है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो हम थोड़ी डीपली बात कर लें सीपीयू की। एक तरह से एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी, आप अगर, जैसे आप 11th क्लास में हैं, आपने पढ़ा होगा, आप साइंस स्टूडेंट्स हों, या फिर आपने अगर कंप्यूटर का भी अपना खोला हो, तो उसके अंदर एक हरे से रंग का, लाल रंग का, मतलब एक बोर्ड होता है। अच्छा, ये बोर्ड जो है आपको हर चीज़ें मिलेगा। आपने कोई पुराना वो देखो, रेडियो वगैरह उठाओ, उसके अंदर भी एक हरे रंग का बोर्ड था, ज़्यादातर हम उसको ग्रीन बोर्ड कहते हैं। और ग्रीन बोर्ड भी कहते हैं उसको, मदर बोर्ड भी कहते हैं, कंप्यूटर की भाषा में उसको मदर बोर्ड कहते हैं। वो एक तरह से सर्किटरी होती है पूरे कंप्यूटर की, उसके अंदर डेटा फ्लो होता है ना। जो प्रोसेसिंग होती है और वो सब होती है, मतलब प्रोसेसिंग होगी, उसके अंदर जो भी डेटा फ्लो होगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। हम जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, नेट पे हम कुछ चीज़ें, कोई वेबसाइट यूज़ करते हैं, उसका भी डेटा एक तरह से फ्लो होता है, वो सीपीयू के थ्रू ही होता है, डायरेक्ट नहीं होता कहीं से। ठीक है ना। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वो सीपीयू ही होता है। सीपीयू की स्पीड होती है, जिसको हम क्लॉक्स पर मिनट्स या सेकंड पे, सब क्लॉक्स पर सेकंड पे काउंट करते हैं। आगे बताएंगे इसको भी हम। ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि भाई कंप्यूटर का दिमाग क्या है, सीपीयू। इसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं, प्रोसेसर। अच्छा, प्रोसेसर क्या होता है, और मतलब ये सीपीयू ये कहाँ पे होता है? ये उसी मदरबोर्ड पे होता है। आप अगर कभी आपको मौका लगे तो अपना कंप्यूटर सिस्टम आप खोलना, मैं ये नहीं कहूँगा कि खराब कर देना उसको, लेकिन सिर्फ एक तरह से नॉलेज के लिए कैबिनेट खोलना। कैबिनेट के अंदर आपको एक बोर्ड दिखेगा, बोर्ड के ऊपर एक फैन लगा होगा, पंखा। उसके नीचे कुछ एल्यूमिनियम की एक सीट टाइप की होगी, थोड़ी मोटी सी, दो, लगभग 1 डेढ़ 2 इंच की। उसके नीचे सीपीयू होता है। अच्छा, उसमें बहुत सारी चिप लगी होती हैं, जिनको हम आईसी कहते हैं। आईसी तो हमने बहुत यूज करी है वैसे भी, मतलब हम आपने फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स में देखे होंगे आईसीज। ठीक है। तो जो जितनी भी आईसी लगी होती हैं, एक तरह से ये सब प्रोसेसर ही होती हैं, इनके अंदर कुछ ना कुछ सेव होता है, जो कि पहले से फीड है और उसी तरह से वो काम करेगा। ठीक है ना। अच्छा, आजकल जो सीपीयू होता है, सीपीयू का आर्किटेक्चर अलग अलग टाइप का होता है, जैसे हम कहते हैं डुअल कोर, कोर टू डुओ, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर, जो कि हम आजकल मोबाइल में भी देखते हैं। क्वाड कोर प्रोसेसर है, हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। तो वो सब उनके कोर होते हैं, उतनी इनकी स्पीड ज़्यादा होती है। ठीक है ना। तो और नीचे चलते हैं अब हम।
आप साइड में देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन। तो ये सब जो है इनपुट डिवाइसेस होती हैं। जो कीबोर्ड माउस तो हम यूज करते हैं कंप्यूटर में। स्कैनर जब यूज होता है जैसे हमने कोई डॉक्यूमेंट है या हमें उसे स्कैन करना है। आजकल कहते हैं ना कि स्कैन कर दो। ईमेल करने में अगर आप कहीं जाएंगे तो ज़्यादातर ईमेल लिखने से नहीं होते, उनको स्कैन करते हैं और स्कैन करके एक ऐसे पीडीएफ फाइल में या इमेज में उसको भेजा जाता है कि उसमें कोई चेंज ना हो सके। हालांकि आजकल एडिटर ऐसे ऐसे आ गए हैं जिनसे आप पीडीएफ भी एडिट कर सकते हो। ठीक है ना। अच्छा, हम सीपीयू की प्रोसेसिंग पढ़ते हैं। सीपीयू के अंदर क्या होता है। तो सीपीयू को क्या होता है कि हम जब इनपुट देते हैं कुछ भी तो उसको एक इंस्ट्रक्शन मिलता है। ठीक है। इंस्ट्रक्शन मिलता है जैसे कि हमारे पास एक वेबसाइट हमने खोली, उसके अंदर एक फॉर्म है, फॉर्म को हमने भरा। तो फॉर्म तो पहले से बना हुआ है, वेबसाइट ही पहले से है। लेकिन जब हमने उसके अंदर डेटा दिया, अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, जो भी हमने डाला उसके अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर पहले से एक प्रोग्राम सेट है कि इसका क्या होगा। वो डेटा जैसे हम सबमिट करेंगे वो सबमिट होगा, जाके कहीं सेव होगा। उसके अंदर अगर कुछ प्रोसेसिंग होगी, आपका बाई चांस कोई उस डेटा से आईडी कार्ड बनना है तो वो उसी प्रोसेसिंग होगी। वो सब पहले से प्रोग्राम में सेट होता है। तो इसके अंदर यही होता है कि हम जो सीपीयू होता है वो, हम सीपीयू को एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई आपको ऐसा से करना है। उसके बाद डेटा देते हैं। सीपीयू प्रोग्राम को फैच करता है जो पहले से फीड होता है, डेटा को मेमोरी से चेक करता है। उसके बाद एएलयू में जाके उसके ऊपर अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं जो कि उस बेस पे होते हैं जो हमने इंस्ट्रक्शन दी है। और रिजल्ट मेमोरी में जाता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया। ठीक है ना। और जब सीपीयू के अंदर ये प्रोसेसिंग होती है तो उस टाइम पे सीपीयू के अंदर क्या स्टोर होता है। सीपीयू जो है स्टोर करता है डेटा को, जो कि हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उसकी लोकल मेमोरी के अंदर, जो कि रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर होते हैं सीपीयू की चिप के अंदर, जो कि एक उसका पार्ट है, और लिमिट में होते हैं, यानी कि आप अनगिनत कितने भी लगा सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब उसमें ये नहीं होता कि आपने जिसके अंदर प्रोग्राम सेव है पहले से, उसी के अंदर आपका एएलयू मतलब लॉजिकल यूनिट्स भी सेव है ना, और उसी के अंदर आपको डेटा भी सेव हो रहा है। वो सब अलग अलग है। अगर कुछ रजिस्टर होते हैं वॉलेटाइल, जो कि उनके अंदर से डाटा मिटाया भी जा सकता है और दोबारा सेव भी हो सकता है। और कुछ रजिस्टर ऐसे होते हैं जो कि पहले से प्रोग्राम सेट हैं, तो वो बार बार अपडेशन नहीं होती उनके अंदर। ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो सीपीयू के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं मेन, एएलयू अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट सीओ। जैसा कि मैंने पहले बताया, एएलयू जो परफॉर्म करती है लॉजिकल ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस करती है। और सीयू जो होती है सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन होता है। मतलब कि जैसे हमने कई काम करने हैं, पहले ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है, फिर डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो उसके अंदर सब सेट है कि पहले क्या होगा। तो कंट्रोल यूनिट एक एक करके सारे काम को खत्म करेगी, सारी प्रोसेसिंग खत्म करेगी और रिजल्ट आपको आउटपुट पे देगी। आगे चलते हैं। इनपुट डिवाइसेस में मैंने आपको बताया पहले ही कि इनपुट डिवाइसेस में क्या होती है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आपका हो सकता है, और टच स्क्रीन होती है। बताया मोबाइल के अंदर, स्मार्टफोन्स में अगर फीचर फोन है तो उसके अंदर बटन्स होते हैं और इनपुट डिवाइस होती है। तो यही सब आपके बुक्स में लिखा हुआ है। अच्छा, जो भी इनपुट डिवाइस उससे हम डेटा लेते हैं, या जो भी डेटा एंटर किया जाता है, या फिर जो भी हम इनपुट लेते हैं, वो सब पहले जाकर सेव होता है टेम्परेली रैम के अंदर, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको कहा जाता है रैम को। ठीक है। ये वाली रैम जो आपके स्क्रीन में सिलेक्ट की है मैंने। तो डेटा जब भी हम स्टोर करते हैं वो पहले टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए रैम के अंदर सेव होता है, उसके बाद वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जाता है। अगर वो डेटा हमें सेव करना है तो वो उसकी हार्ड डिस्क में सेव होगा, जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी होती है रैम, सेकेंडरी हार्ड डिस्क। रैम टेम्परेरी होती है और हार्ड डिस्क परमानेंट होती है। अच्छा, रैम के बाद एक चीज़ और आती है, रोम, रीड ओनली मेमोरी, जो कि अभी आगे आएगी जब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। आगे चलते हैं हम आउटपुट डिवाइसेस के पास। आउटपुट डिवाइसेस क्या हो सकती हैं आपकी। बगल में आप देख रहे हैं डिजिटल मॉनिटर्स हैं, स्पीकर्स हैं, प्रिंटर हैं, 3D प्रिंटर है। तो ये सब आउटपुट डिवाइस हैं। अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो आपको आउटपुट देगा इस आपके स्क्रीन के ऊपर।
गाने सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं तो साउंड मिलेगा आपको स्पीकर से, और जो वीडियो विजुअल्स दिखेंगे वो दिखेंगे डिस्प्ले मॉनिटर पे। आपको प्रिंट लेना तो प्रिंटर से लेंगे, 3D प्रिंटर मतलब वही प्रिंट के काम आता है। ओके, तो एक तरह से आउटपुट डिवाइस का काम सिर्फ यही होता है कि जो आपने काम किया है उस सब का रिजल्ट दिखाना, या फिर जो आप कर रहे हैं लाइव आपको वो चीज़ दिखाना। ठीक है ना। डेफिनेशन में आएंगे तो डेफिनेशन ये होती है कि डिवाइस दैट रिसीव डेटा फ्रॉम ए कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिस्प्ले फिजिकल प्रोडक्शन इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। एक तरह से आउटपुट डिवाइस का काम ये भी होता है कि किसी भी डेटा को एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में प्रिंट करना, उसको शो करना, एक्सेट्रा। अब आते हैं हम एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ शुरुआत में। तो शुरुआत कंप्यूटर की हुई थी आपके एबेकस से। एबेकस एक छोटे बच्चे को, आपने कई बार देखते हैं बच्चों को गेम दिया जाता है जिसमें एक कुछ रॉड्स होती हैं, रॉड्स के अंदर कुछ बॉल टाइप की लगी होती हैं, उसको एबेकस कहते हैं। जो कि शुरू में एबेकस जो है लगभग 3000 साल पहले 500 बीसी में जिसकी इन्वेंशन हुई थी। और सिंपल मतलब कैलकुलेशन होती थी उससे। उसके बाद 1642 1652 में पास्कलिन आई। उसके बाद आपके एनालिटिक इंजन आया 1834 में। 1890 में टेबलेटिंग मशीन आई। 1937 में ट्यूरिंग मशीन आई। फिर एडवेक और इनैक का नाम के दो सिस्टम है जो जॉन वॉन न्यूमन्स ने इंट्रोड्यूस किए थे 1945 में। ट्रांजिस्टर जो आया वो 1947 में। और करंटली जो है हम यूज़ करते हैं सीपीयू वगैरह जो आईसी की फॉर्म में होती हैं वो हुए 1970 में। और जब से इन्वेंट हुई है जब ही से आईसी का जो यूज़ शुरू हो चुका है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। इसमें आपको मेनली बताया गया वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के अंदर जो एएलयू का काम था वो काम सीधा सीपीयू के अंदर आ गया, और अलग अलग नहीं दिखता इसमें कि सेंट्रल यूनिट और सीपीयू, सॉरी, एएलयू अलग अलग नहीं दिखाई जाती है। जो सीपीयू है मेन, इसके अंदर जो सीपीयू यूनिट है जो कि हमने पहले बताया था, उसके अंदर एक मेमोरी भी होती है। और कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए एएलयू जो होती है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, उसका कॉम्बिनेशन होता है सीपीयू। ठीक है। आर्किटेक्चर आपके सामने, आप उसका नोट डाउन कर लें जो कि आपके पेपर्स में भी आएगा। तो वो न्यूमन आर्किटेक्चर जो सिंपल यही है कि इसके अंदर एक सीपीयू होता है जो कि अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए उसको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो उसे फॉलो करता है और एज ए रिजल्ट हमें आउटपुट दिखाता है। मेमोरी होती है, मेमोरी के अंदर डेटा और इंस्ट्रक्शंस सेव होते हैं, प्रोग्राम सेव होते हैं। जो मैं इंस्ट्रक्शन की बात करता हूँ बार बार, वो वही प्रोग्राम है जिनका यूज हमारे कैलकुलेशंस के टाइम पे होता है, उनको फॉलो करते ही होता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपको पहले बताया मैंने। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो डायग्राम आपको दिया हुआ है ये लगभग ईयर वाइज दिया हुआ है कि किस ईयर पे कितनी साइज, मतलब सॉरी कितनी आईसीज या हम यूज करते हैं, कैसे चल रहा है। मतलब 1940 में एक थी, 1950 मतलब 1940 सॉरी 45 के बाद से आईसी यूज हुई है 47 में। और वो तब से चल रही है, मतलब इन्वेंशन हुई थी उस टाइम पे 1970 से मेनली यूज शुरू हुआ है। तो उस टाइम पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से जो ये है इस तरह से बढ़ रहा है। अभी आज के टाइम पे कोर i7 i8 मतलब ये चल रहा है प्रोसेसर। i3 i7 आपने कभी कभी हम टीवी पे ऐड भी देखते हैं कि प्रोसेसर i5 i7, तो वो यही चीजें होती है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। तो मेनली आपने अभी तक यही समझा कि आईसी जो होते हैं, सॉरी आईसी कह रहा हूँ मैं, कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक डिवाइस होती है, मैं रिवीजन कराता हूँ आपकी। कंप्यूटर एक डिवाइस होती है जिसमें हम डेटा एक साइड से इनपुट देते हैं, आउटपुट हमें मिलता है। आउटपुट इनपुट डिवाइस में हमारी कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन वगैरह होती हैं, स्कैनर हो सकता है।
हम फोटो खींचते हैं कैमरे से, वो भी एक इनपुट डिवाइस है। और आउटपुट डिवाइस में आपका स्क्रीन में जो कि डिस्प्ले होता है, वो प्रिंटर वगैरह, ये सब हमारी आउटपुट डिवाइस होती हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर आपने पढ़ा, वन न्यूमन आर्किटेक्चर, किस टाइम पे कौन से कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई, पहले क्या था बाद में क्या हुआ, वो सब हमने ऊपर देखा। अब आ जाते हैं हम कंप्यूटर मेमोरी के पास कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। जब हम कंप्यूटर सिस्टम पे काम करते हैं तो उस सिस्टम को एक मेमोरी चाहिए जिसमें कि डाटा भी स्टोर होता है, इंस्ट्रक्शन भी स्टोर होता है, क्योंकि जो उसी से प्रोसेसिंग होगी। जब डाटा नहीं लेगा और इंस्ट्रक्शन नहीं होंगे तो प्रोसेसिंग क्या होगी, कुछ भी नहीं। तो जब हम मेमोरी की बात करते हैं तो उसमें दो तरह की मेमोरी आती है, मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। दो मेमोरी होती है, मेन मेमोरी और कह दो आप, या प्राइमरी मेमोरी कह दो, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी की हमने बात करी, रैम। सेकेंडरी मेमोरी होती है जो कि परमानेंटली स्टोर करती है, फ्यूचर यूज के लिए होती है हार्ड डिस्क। अच्छा, अब हम मेमोरी को किस यूनिट्स में नापते हैं? जैसे हम पानी हो, तेल हो, उनको नापते हैं लीटर्स में, वजन को किलोज में, किलोग्राम्स में। तो इसी तरह मेमोरी भी नापी जाती है, जिसकी यूनिट सबसे छोटी यूनिट होती है जो कि आप सामने देख रहे हैं, 0 और 1। ठीक है ना, जिसको हम बिट्स कहते हैं। सिंगल नंबर 0 या 1 लिखा है तो बिट्स होती है। कंप्यूटर जो डेटा समझता है, कंप्यूटर का दिमाग जो डेटा समझता है, वो यही होता है, 0 1 बिट्स के फॉर्म में। जब एक 4 बिट का वर्ड होता है जिसको हम निब्बल भी कहते हैं, निब्बल, NIBBLE, जो कि आपके सामने यहाँ दिखा रहा है, इसके एग्जाम्पल्स भी हैं, 1001, 1010, etc, जिसको हम 4 बिट वर्ड भी कहते हैं, कि एक 4 बिट में एक वर्ड लिखो, जो कि आपके आगे चले कैलकुलेशन होंगी। एक 4 बिट में आप एक वर्ड लिखो, उससे कैलकुलेशन इस तरह से करो, वो आगे होगा। अगर हम 8 बिट की बात करते हैं तो 2 निब्बल का वर्ड होता है जो कि 8 बिट्स में होता है। तो ये एक बिट जो है, ये एक छोटी सी फॉर्म है जिसमें कि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसको नापा जाता है कि ये कितने मेमोरी का सिस्टम है। ओके। अब ये जो आपकी टेबल है, ये आपको थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा, याद कर लो आप इसको। अभी जो हम कहते हैं कि भाई आपको कितने जीबी की मेमोरी का सिस्टम चाहिए और कितने जीबी की मेमोरी का फोन चाहिए, स्मार्टफोन, तो हम कहते हैं 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB। ठीक है, 256 GB भी आने लगे हैं। तो जीबी अभी हम चल रहे हैं इस पे, गीगाबाइट जीबी, जो कि 1024 MB की 1 GB होती है। जो हम बिट्स की बात कर रहे थे, 01 बाइट 8 बिट की होती है। ठीक है, उसके बाद 1024 बाइट्स की 1 KB होती है, जिसको हम किलोबाइट कहते हैं। हाँ, 1024 बाइट्स की एक 1 KB, किलोबाइट्स। 1024 KB की 1 MB, मेगाबाइट। 1024 MB की 1 GB, 1 GB गीगाबाइट। 1 TB होती है 1024 GB। 1 PB होती है पेराबाइट, 1024 TB। और 1024 PB का होता है एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट। तो अभी हमारी जो मेमोरी है वो यहाँ तक पहुंची, योटाबाइट तक। ठीक। तो इस चीज़ को आपको आगे बहुत यूज में आएगा, तो आप इसको याद कर लें अच्छे से। ठीक। हम बात करते हैं टाइप ऑफ मेमोरी की। जब हम भी कुछ चीज़ें याद करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स में कुछ चीज़ें हमें याद करनी है, और जैसे हमने कुछ भी हमने किया, तो हम जैसे हम कहीं जाते हैं घूमने के लिए, हम उसकी फ़ोटो खींच लेते हैं। कई बार हम नोट्स बना लेते हैं। ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट हमने बना लिया। तो इस तरह से कंप्यूटर में भी दो मेमोरी होती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। जो मैंने आपको बताया, प्राइमरी मेमोरी मेमोरी रैम, और सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क। अब इन दोनों का काम क्या है? प्राइमरी मेमोरी के अंदर मैंने आपको बताया पहले कि, थोड़ी देर पहले बताया था, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, रीड ओनली मेमोरी, रोम। तो अब काम क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी जो होता है एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है, प्रोग्राम और डेटा जो भी हम प्रोसेसिंग करते हैं, तो प्रोसेसिंग के लिए हमें प्राइमरी मेमोरी का यूज मतलब जरूरत पड़ती है। जो सीपीयू होता है वो डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी से इंटरेक्ट नहीं होता,
क्योंकि सीपीयू की स्पीड बहुत तेज होती है, उससे धीमी स्पीड होती है रैम की, रोम की, प्राइमरी मेमोरी की, और उससे भी धीमी स्पीड होती है सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क की। तो इसलिए उसकी स्पीड से मतलब जल्दी जल्दी इंटरेक्ट करने के लिए रैम में पहले प्रोग्राम लोड होता है, हम कुछ कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो भी रैम में होता है। कई बार होता है क्या है कि हमारा कंप्यूटर अचानक से बंद हो जाए और हम किसी वर्ड की फाइल पे काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम दोबारा शुरू करते हैं तो वो हमें दिखाता है कि आपका एक डॉक्यूमेंट है ये जो अचानक से बंद होने की वजह से यहाँ पे लोड हो चुका है। कभी करके देखना ऐसा। तो वो रैम के अंदर ही सेव होता है, और रैम के अंदर उसकी एक मतलब एक तरह से एक कॉपी बनती रहती है, वो धीरे धीरे एक कॉपी उसकी सेकेंडरी मेमोरी पे स्टोर होती है, लेकिन उसे हम अपने आप सेव नहीं करते हैं। तो इसलिए उसकी हमें मैम दिखाता है। अगर वो सिर्फ रैम पे रहे तो रैम पे अगर वो है और आपने सिस्टम को डाउन कर दिया तो वो वोलेटाइल मेमोरी होती है, वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा, वो कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, आगे जो है रैम और रोम के बीच में कई बार डिफरेंस ही पूछ जाते हैं कि डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। दोनों प्राइमरी मेमोरी हैं, ठीक है। दोनों के पीछे फ़र्क क्या है? रैम वोलेटाइल होती है, जब तक पावर है, जब तक कंप्यूटर चल रहा है रैम के अंदर सेव है, जैसे ही आपकी पावर खत्म आपका डेटा भी खत्म, कुछ नहीं बचता। रैम सिर्फ इसीलिए यूज होती है कि किसी भी डेटा को अचानक से एकदम से आप सीधा सेकेंडरी मेमोरी पे स्टोर नहीं कर सकते, उसको आप पहले रैम पे करिए, धीरे धीरे वहाँ से प्रोसेस होके डेटा सेकेंडरी मेमोरी पे स्टोर होता रहेगा। इधर से मेन मेमोरी होती है ये, और सेकेंडरी मेमोरी फास्ट होती है, जिस वजह से हम रैम को यूज करते हैं। रैम का भी मतलब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। अब हम अगर बात करते हैं रोम की, तो रोम जो होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है, वो मिटती नहीं है। उसके अंदर एक हमने पहले से स्टोर कर दिया, वो रोम होती है। जो पहले मैं बात कर रहा था कि कुछ चिप्स हम मदरबोर्ड पे लगवाते हैं, मतलब हम नहीं लगवाते हैं, कंपनी लगाती है, वो रीड ओनली होती है। उसके अंदर जो पहले सेट है वही रहेगा। एग्जाम्पल के लिए, किसी कंपनी ने अपना एक फ़ोन बनाया, स्मार्टफोन, उसके अंदर एक चिप लगाई, चिप के अंदर सिर्फ उसने अपने मैन्युफैक्चरिंग की और डेटा वगैरह स्टोर की, जैसे कि जो हम कहते हैं कि IMEI नंबर मोबाइल के अंदर होता है, वो भी आईसी के अंदर ही सेव होता है। जब हम कहते हैं फ्लैश कर देना, तो उस आईसी को ही डिलीट कर देते हैं वे, मतलब उसके डेटा को वाइप कर देते हैं, करप्ट करके। जो कि वैसे रोम जो होती है नॉन वोलेटाइल होती है, एक बार जो आपने लिख दिया वो लिख दिया, उसको आप अपडेट करेंगे तो उसके लिए अलग ही प्रोग्राम होते हैं, अलग ही डिवाइसेज होती हैं जिसके अंदर सेट करके उसको हम कर सकते हैं। पर ये नहीं कि जो आदमी कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, जो पर्सन वो उसको हमको कर ले, ऐसा नहीं होता। तो डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम पूछे तो रैम जो होती है वोलेटाइल होती है, रोम नॉन वोलेटाइल होती है। रैम के अंदर डेटा टेम्परेरी स्टोर होता है, रोम के अंदर परमानेंटली स्टोर होता है। और रैम के अंदर जो रोम के अंदर जो डाटा परमानेंटली स्टोर होता है उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। कभी भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो कई बार कंपनियों का नाम लिखा होता है, जैसे कि इंटेल, अगर वो चिप इंटेल की है, लेनोवो अगर लेनोवो का सिस्टम है, एचपी का एचपी लिखा हुआ था, तो वो उसकी बूट लोडर फाइल होती है, जो कि शुरुआत में एक बूट प्रोग्राम होता है। जब भी हम सिस्टम चालू करते हैं तो विंडोज़ प्रोग्राम को लोड करने के लिए बूट लोडर फाइल्स होती हैं, बूट प्रोग्राम होता है जो कि उस रोम के अंदर सेव होता है, जो सबसे पहले ही चलता है, उसको हम बायोस भी कहते हैं। बायोस के बारे में आगे पढ़ेंगे भी। तो उसको लोड जो करता है वो वही रोम करता है, रीड ओनली मेमोरी। हम बात करते हैं हम आगे कैश मेमोरी की। कैश मेमोरी क्या होती है? अब हमने पढ़ा कि भाई रैम जो होता है, सॉरी, सबसे तेज होता है सीपीयू, उससे कम तेज होती है रैम, उससे कम होता है हार्ड डिस्क। ओके, अब हम बात करेंगे कैश मेमोरी की। कैश मेमोरी क्या होती है? क्योंकि चूंकि रैम जो है सेकेंडरी मेमोरी से फास्टर होती है और कंप्यूटर प्रोसेसर से स्लो होती है, लेकिन उसके बराबर नहीं होती। तो उस टाइम पे उस स्पीड को बीट करने के लिए, उस टाइम पे सीपीयू से इंडक्ट करने के लिए एक वर्चुअल मेमोरी होती है, कैशे मेमोरी जिसको हम कहते हैं, ताकि वो कंप्यूटर के प्रोसेसर से इंटरेक्ट कर ले और उस टाइम पे उस काम को करे। क्योंकि अगर रैम धीरे काम करेगी और रैम से डायरेक्ट सीपीयू इंटरेक्ट करता है तो उस काम को, उस प्रोसेसिंग को करने में टाइम लगेगा, जो भी स्लो डाउन कर देगा। तो उसके लिए बीच में एक यूनिट रखी जाती है कैशे मेमोरी की, वो भी प्राइमरी मेमोरी ही होती है।
अब उसमें जैसे कई बार हम सिस्टम ऑन करते हैं, उसमें रिसेंट प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं। रिसेंट प्रोग्राम किस लिए होते हैं कि भाई आपने तो कुछ देर पहले ये प्रोग्राम यूज़ किया तो उसको रिसेंट लिस्ट में रख लेता है। इसी तरह से कैश मेमोरी जो होती है, कैश मेमोरी भी उन प्रोग्राम को जो बार बार यूज होती हैं अपने लिस्ट में बना के रखती है। और अगर हमें बाई चांस कोई प्रोग्राम हमारी हार्ड डिस्क पर सेव है और उसे हमें यूज़ करना है, जैसे कि विंडोज जब भी इंस्टॉल होती है वो हार्ड डिस्क पे ही इंस्टॉल होती है, लेकिन यूज़ होती है रैम और सीपीयू के थ्रू। कोई प्रोग्राम है हमें बार बार कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो उस प्रोग्राम को बार बार उसे हार्ड डिस्क लेने में टाइम लगता है। उस प्रोग्राम को टेम्परेली कैशे मेमोरी अपने पास स्टोर कर लेती है। वो जब भी तक करेगी जब तक आपका सिस्टम शट डाउन हो गया दोबारा रीस्टार्ट होता है। शट डाउन होते ही मेमोरी वाइप आउट, डेटा आपका खत्म, कैश मेमोरी फ्री रहती है। कई बार हम स्मार्टफोन में देखते हैं जब हमारा मतलब जो इंटरनल मेमोरी होती है फ़ोन की वो भर जाती है तो दिखाता है कि नो कैश मेमोरी और सम प्रोग्राम्स में नॉट वर्किंग प्रॉपरली। वो इसलिए दिखाता है, वही कैश मेमोरी होती है जो कि हर चीज़ के अंदर ही होती है, स्मार्टफोन के भी, कंप्यूटर के भी, लैपटॉप के भी, हाँ, सर्वर्स के भी। ओके, कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। सीपीयू, प्राइमरी मेमोरी, कैशे मेमोरी, रोम मेमोरी, जो रोम होती है, रैम होती है। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपकी क्या क्या चीज़ें आती हैं? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर वे चीज़ें आती हैं जहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को स्टोर कर लेते हैं, अपने डेटा को स्टोर कर लेते हैं और बाद में यूज़ करते रहते हैं। जैसे पेन ड्राइव है, डेटा सेव किया आपने, कोई मूवी ली या कोई गाने लिए, कोई फाइल ली, डॉक्यूमेंट की, कुछ भी MP3 की फाइल ली आपने ली और आप किसी और सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं तो पेन ड्राइव है, आप ले जाते हैं उसमें। हार्ड डिस्क में अपने सिस्टम में स्टोर कर रखते हैं, CD DVD बना लेते हैं तो उसको हम कैरी कर सकते हैं, मेमोरी कार्ड में कर सकते हैं, टेप में कर सकते हैं, SSD में कर सकते हैं। तो ये होती है सेकेंडरी मेमोरी। अच्छा, सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत क्यों पड़ी? पहला यूज़ तो आप सब जान ही गए होंगे कि जब हमें परमानेंटली स्टोर करना है सेकेंडरी मेमोरी चाहिए, प्राइमरी मेमोरी तो कर नहीं सकते। अब उसी काम के लिए हमें चाहिए कि प्राइमरी मेमोरी अगर आप स्टोर करेंगे तो डाटा सिस्टम शट डाउन होते ही ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी सेकेंडरी मेमोरी, स्टोरेज मेमोरी की। स्टोरेज मेमोरी के आपके मैंने आपको एग्जाम्पल बता ही दिए, आपके स्क्रीन पे देख लें आप। तो ये एग्जाम्पल होते हैं। हार्ड डिस्क हमारे फ़ोन में यूज, सॉरी, कंप्यूटर्स में यूज होती है। SD कार्ड, मेमोरी कार्ड, SSD कार्ड, ये होते हैं फ़ोन में। SSD कार्ड जो होता है वो फ़ोन में नहीं होता, वो होता है कैमरे में। आजकल जो कैमराज आते हैं डिजिटल वाले उनमें SSD भी होता है और HD भी होता है, छोटे वाले कार्ड। टेप जो होती थी हमारी, पहले हम डेक वगैरह में यूज़ करते थे म्यूज़िक के लिए या फिर किसी और काम के लिए। CD DVD हमारे सिस्टम में यूज होती हैं, CD DVD प्लेयर्स में भी होती है, पेन ड्राइव हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। अगर आप कंप्यूटर रोज़ यूज़ करते हैं तो आप इन चीज़ों के लिए फेमिलियर होंगे, आपको पता होगा कि हम क्या चीज़ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन मेमोरी एंड CPU। हम बात करेंगे अब मेमोरी और CPU के अंदर जो है डेटा ट्रांसफ़र कैसे होता है। क्योंकि जो डेटा है आपको पता है हमने कि पहले एक प्राइमरी मेमोरी के अंदर सेव होता है, CPU में भी होता है, फिर कैरी ऑन होता है आगे पीछे, मतलब कभी जा रहा है सेकेंडरी मेमोरी में सेव होता है, फिर वहाँ से आपको कुछ काम करना है फिर वो आपको जाता है। तो इस तरह से डेटा ट्रांसफ़र होता रहता है। और जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो कैसे होता है, उसमें तो कोई पेन ड्राइव नहीं लगाता ना बार बार। तो उसके अंदर एक वायर होती है, वो आप कभी सिस्टम खोलना अपना तो उसके अंदर देखना छोटी छोटी सी तार की तरह की एक वायर लगी होती हैं जिनको हम बस कहते हैं। अच्छा, ये बस वे भी होती हैं और कुछ बसेस जो होती हैं, मतलब बस वो वाली बस नहीं जिसमें सवारियां बैठती हैं, वो नहीं जो रोड पे चलती है, ये कंप्यूटर की बस है। ये मैं जो मदरबोर्ड होता है उसके ऊपर भी बनी होती है, जो कि हमें वैसे हम ध्यान से देखें तो हमें पता चल जाएगा बस कैसी है ये। तो बस यूज होती है डेटा ट्रांसफर करने के लिए। अब डेटा ट्रांसफर कहाँ कहाँ होता है भाई, आपने USB लगाई, USB से हार्ड डिस्क में जा रहा है डेटा, वहाँ भी होता है। हार्ड डिस्क से USB में जा रहा है पेन ड्राइव के अंदर, वहाँ भी होता है। मोबाइल में ले रहे हैं आप तब भी होता है। कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसमें भी यूज होता है CPU के लिए। तो बस जो होती है कई तरह की होती हैं, जैसे डेटा बस होती है,
एड्रेस बस होती है, ठीक है। डेटा बस जो होती है उसमें जो डेटा ट्रांसफर होता है सिर्फ डेटा ट्रांसफर। एड्रेस बस में उस डेटा का एड्रेस स्टोर होता है कि वो डेटा कहाँ जाके सेव होना है, क्योंकि बिना उसके तो डेटा नहीं जाएगा ना। और एक होती है कंट्रोल बस। कोई डेटा है जो हमें इनपुट डिवाइस से लेना है, उसको सेव करना है मेमोरी के अंदर। तो पहले वो डेटा जाएगा इनपुट के पास, फिर जाएगा सीपीयू के पास प्रोसेसिंग होने, फिर वो मेमोरी में जाएगा। सॉरी, पहले इनपुट में जाएगा और फिर मेमोरी, जो प्राइमरी मेमोरी रैम के अंदर स्टोर होगा टेम्परेटली, तो उससे प्रोसेसिंग होगी सीपीयू से। फिर वो दोबारा हो सकता है कुछ स्टोर हो रैम में, स्टोर होकर फिर वो जाकर सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो उसका आउटपुट लेके हम प्रोग्राम बंद कर सकते हैं। तो जितना भी डेटा इधर उधर घूम रहा है अलग अलग डिवाइसेस में, तो वो जाएगा डेटा बस के थ्रू। कहाँ कहाँ जाना है सेव होता है एड्रेस बस के अंदर, और किस टाइम पे जाना है, किस टाइम पे कौन सी डिवाइस के अंदर उस डेटा को जाना है, उसे कंट्रोल करती है कंट्रोल बस। तो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कंट्रोल बस एक तरह से एक जो डेटा ट्रांसफर होता है जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में, तो उसका ही डायग्राम दिया हुआ है। इसको आप याद कर लियो और ये पेपर्स में जरूर आता है, इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें इसकी। तो मेन सिस्टम यही है कि सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस। मेमोरी आपकी प्राइमरी सेकेंडरी हो सकती है, तो उनमें डेटा कैसे जाता है कैसे आता है परमानेंटली। मैं मतलब इसमें बता रहा हूँ कि एग्जैक्ट वर्किंग क्या है, तो यही एग्जैक्ट वर्किंग होती है। अब बात करेंगे हम माइक्रो प्रोसेसर्स की। माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं? जो कंप्यूटर के अंदर सीपीयू होता है, उसको पहले जब यूज होते थे तो उस टाइम में बड़े बड़े सीपीयू होते थे, तो उनको स्टोर करने के लिए बड़े बड़े कमरे होते थे। मतलब एक तरह से आप कहेंगे कि गोडाउन टाइप के भी होते थे, मल्टीपल भी होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक छोटा सा कैबिनेट आपके डेस्क पे रखा होता है, उसके अंदर एक सीपीयू लगा होता है, ठीक है। और वो सीपीयू जिस चीज के अंदर होता है, जिस चिप के अंदर होता है, उसको कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है ना। कोई सीपीयू एक ये नहीं कि उसके अंदर बस एक सीपीयू तो एक तरह की यूनिट है जो कि ये सारे प्रोग्रामिंग जो हम करते हैं उनको, जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उनको फॉलो करती है, उनको प्रोसेस करती है। लेकिन वो स्टोर कहाँ होती है? प्रोसेसर के अंदर, जो कि एक आईसी होती है, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं हम उसको। आईसी होती है जो हमारी चिप लगी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट, और माइक्रो प्रोसेसर के अंदर वो सोल्ड की जाती है मदरबोर्ड के ऊपर। और अब तो बहुत छोटे छोटे जो है माइक्रो प्रोसेसर आते हैं, आप एक एक बोर्ड के ऊपर कई कई माइक्रो प्रोसेसर देखेंगे जो कि यूज होते हैं। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कई चीज़ें हो सकती हैं, जिसके अंदर सर्किटरी, जो हम कहते हैं सर्किटरी के अंदर आपके रेजिस्टर हो सकते हैं, ट्रांजिस्टर, डायोड्स, जो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। एक तरह से ये जो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं आपस में लिंक अप होते हैं। डायोड्स कैसे पहचानते हैं वो आपको फिजिक्स में बताया जाता है कलर कॉम्बिनेशन के थ्रू। रेजिस्टेंस आप रजिस्टर के थ्रू चेक करते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको बताई गई होंगी। तो ये टेबल रहेगा आपकी जनरेशन के बारे में, जैसे आजकल फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन कहा जाता है जब हम कभी भी सिस्टम लेने जाते हैं, तो वो क्या है मतलब वो जनरेशन। तो ये देखिए आप, सबसे शुरू में जो इंटेल के प्रोसेसर आए थे, इंटेल 8080 फर्स्ट जनरेशन सिस्टम के थे, और आज फिफ्थ जनरेशन के सिस्टम के आ रहे हैं, ठीक है ना। जो कि पेंटियम, सेलेरॉन, जियोन वगैरह हैं, जिनकी मैक्सिमम मेमोरी साइज है वो 64 GB की है। 64 बिट में उनका होता है। आजकल एक चीज़ देखी होगी, मैं विंडोज जब हम इंस्टॉल करते हैं उसमें 62 बिट होता है, 32 बिट का, 64 बिट और 32 बिट का ऑप्शन होता है। वो यही होता है कि आपका सिस्टम कौन सी जनरेशन का है। फोर्थ जनरेशन का है 32 बिट, फिफ्थ जनरेशन का 64 बिट, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हम। वैसे आजकल अभी जो है फिफ्थ जनरेशन ही चल रहा है। अब माइक्रो प्रोसेसर स्पेसिफिकेशंस में आ गए हम। माइक्रो प्रोसेसर जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं वो क्लासिफाई होते हैं बेसिस ऑफ डिफरेंट फीचर। जैसे क्या क्या होते हैं भाई, कौन सी चिप है, चिप टाइप, वर्ड साइज क्या है, मेमोरी साइज क्या है,
क्लॉक स्पीड क्या है? तो हम ये जानेंगे कि वर्ड साइज, मेमोरी साइज, क्लॉक स्पीड क्या होती है। वर्ड साइज आपको मैंने सबसे शुरू में बताया था, मतलब जब मैं बाइट्स और बिट्स की बात कर रहा था, 8 बिट्स में एक बाइट होती है, वो होता है वर्ड साइज, जो कि फिलहाल मैक्सिमम 64 बिट्स का होता है। हुँ? मतलब 8 बाइट्स का 64 बिट्स, और मिनिमम 16 बिट्स 2 बाइट का। अब मेमोरी साइज की बात करें तो मेमोरी साइज जो है इस टाइम पे जो रैम आ रही है वो 16 EB 16 EB तक की आती है। हम जो नॉर्मल सिस्टम से यूज करते हैं वो 8 GB या 16 GB तक हम यूज कर रहे हैं, लेकिन जो 16 एक्साबाइट EB होती है वो यूज होती है ज़्यादातर सर्वर्स के अंदर। कॉस्टली होती है, इसलिए हम पर पीसी वगैरह में यूज़ नहीं कर पाते उसे, और हमारा इतना काम भी नहीं होता कि हम उसको यूज़ करें, और इतने तक के फिलहाल अवेलेबल हैं। क्लॉक स्पीड क्या होती है? क्लॉक स्पीड होती है हमारे प्रोसेसर की स्पीड, कि वो जैसे हमने उसे कई इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि भाई पहले सब्ट्रैक्शन करना है, फिर वो प्रोग्राम अंदर दूसरा प्रोग्राम चलाना है, उसके बाद तीसरा चलाना है, फिर उसको बंद करना है, फिर पहला चलाना है, तो उसकी स्पीड कितनी जल्दी वो रिएक्ट करता है। अगर हम कई प्रोग्राम देते हैं तो पहले एक प्रोग्राम में थोड़ा सा काम करेगा, दूसरे को बंद कर देगा, फिर पहले को बंद करके दूसरे को चलाएगा। तो इस तरह से वो अपने टाइम को देता है, एक बार में एक एक को करेगा तो दूसरे प्रोग्राम पेंडिंग में रहेंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा सबको कर देता है। उसको हम कहते हैं क्लॉक स्पीड है, जो कि अभी हम सिस्टम्स में यूज करते हैं, हमने पीसीज में 2.2 या 3 GHz तक कम यूज कर लेते हैं ज़्यादातर लोग। अच्छा, मैं कर रहा था कोर के बारे में बात, डुअल कोर, कोर टू डू क्वाड कोर, ऐसा कोर। आजकल हम स्मार्टफोन लेने जाते हैं, हम उसमें भी देखते हैं, तो वो कोर यही है। एक बेसिक कंप्यूटेशन यूनिट होती है सीपीयू की, जो से हम कहते हैं कोर, ठीक है ना। अब उस कोर के अंदर जितने कोर आपके होंगे उतनी हाई स्पीड होगी उसकी। देखो यहाँ पे भी एग्जांपल में दे रखा है कि 8 कोर्स जो होते हैं, 2 4 8 कोर, जिसको हम कहते हैं डुअल कोर, 2 वाला, क्वाड कोर 4 का, 8 कोर्स को ऑक्टा कोर, और आगे चलते हैं बीच में एक्सा भी आता है 6 वाला। माइक्रो कंट्रोलर क्या है? माइक्रो कंट्रोलर भी एक आप कहेंगे कि सीपीयू की तरह ही काम करता है कंट्रोल करने का। जैसे स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस होती है, एक उसमें फिक्स अमाउंट की रैम होती है, रोम होती है, और पेरिफेरल यूज करते हैं, जैसा कि आजकल हम यूज करते हैं जो घर की हमारी डिवाइसेस होती हैं। कीबोर्ड है, माउस है, इनके अंदर तो होते ही हैं। हम करते हैं फ्रिज, जो आजकल जिनके अंदर हमारा ग्रीन कार्ड लगा होता है मदरबोर्ड टाइप का, उसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर लगे होते हैं। वॉशिंग मशीन, जैसे हमने वॉशिंग मशीन में टाइम सेट कर दिया 15 मिनट्स, तो उसके अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर काम करता है, जो कि इसको 15 मिनट के अंदर बंद कर देगा। डिजिटल कैमरा होते हैं, उनके अंदर भी होता है, पेन ड्राइव के अंदर होता है छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर। रिमोट के अंदर भी होता है, जो हम रिमोट में डीवीडी टीवी वगैरह का रिमोट होते हैं, इनके अंदर भी रहता है। तो इसके अंदर हर चीज़ का एक, हम कह देते हैं कि भाई, जैसे हम एग्जांपल वॉशिंग मशीन का ले लें या फ्रिज का ले लें। फ्रिज के अंदर पहले से सेट होता है कि इतने टाइम फ्रिज चलेगी, उसके बाद वो बंद हो जाएगी, मतलब ऑटो कट हो जाती है, वो पहले सेट होता है। वॉशिंग मशीन के अंदर हम सेट कर देते हैं 15 मिनट का, 20 मिनट का, तो वो पल्स गिनता है उसकी कि कितना टाइम हो गया, ठीक है ना। हमारा कोई घड़ी नहीं लगी ना अंदर। ऐसे ही हम एसी में अपना टाइमर भर देते हैं, वो उसके अंदर ही पल्स चलती रहती है कि भाई इतने पल्स के बाद इतना टाइम हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा। तो ये माइक्रो कंट्रोलर का काम होता है। उसके अंदर एक क्लॉक लगी होती है, सीपीयू होता है, सीपीयू एएलयू और सीयू होता है उसके अंदर। मेमोरी के अंदर सेव होता है कि हमने 15 मिनट दिए या 20 मिनट दिए। इनपुट आउटपुट, इनपुट हो सकता है रिमोट कंट्रोलर, आउटपुट हो सकता है जो हम सेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो माइक्रो कंट्रोलर का आजकल बहुत यूज होता है। अब हम बात करेंगे डेटा और इन्फॉर्मेशन की। एक कंप्यूटर जो होता है उसके अंदर क्या क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर की किसी भी चीज़ को हम डेटा या इन्फॉर्मेशन ही कहते हैं। एक कंप्यूटर है, उसके अंदर डेटा प्रोसेस हो रहा है। कंप्यूटर हर चीज़ को डेटा मानता है, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने उसे इंस्ट्रक्शन दिया, प्रोग्राम दिए, कोई पिक्चर्स हैं, वीडियोज हैं, सॉन्ग्स हैं, कुछ भी है,
कैसा भी डेटा हो सकता है, हमने कोई फाइल है, डॉक्यूमेंट हो सकती है, कुछ भी, वो सब डेटा ही होता है। ऐसा भी डेटा जो हमें समझ में नहीं आता, वो भी डेटा ही होता है। ठीक है ना। तो मैंने आपको यहाँ तक का बताया, जिसमें हमने चीज़ें पढ़ी, इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ी, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, साइज क्या होता है, वर्ड साइज क्या होता है, क्लॉक्स क्या होते हैं, पल्सेस क्या होते हैं। आगे की जानकारी मैं आपको दूंगा अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबा दें यूट्यूब पे। और हमारे चैनल की जो लिंक है मैं आपको अपनी वीडियो के एंड में ज़रूर दिखाता हूँ। अगली वीडियो के लिए जल्द से जल्द लाने के लिए कमेंट करें मुझे वीडियो के नीचे। थैंक यू।